नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे धामी का खुला पटारा, मचा शोर। राज्य में होने जा रहे चुनावी साल में धामी सरकार एक्शन में है। पहले धामी सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद धामी सरकार ने दायित्वों की गठरी खोली, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई और अब धामी सरकार ने उसके आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में दायित्व बंटवारे के कयास कैबिनेट विस्तार के साथ ही लगने शुरू हो गए थे, जिसे अप्रैल में ही धामी सरकार ने पूरा किया। सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और परिषदों में नियुक्तियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात मिली। धामी सरकार में अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों और अलग अलग बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारी दी गई है। इस बार भी करीब 15 से 20 नेताओं को विभिन्न आयोग, बोर्ड और परिषद में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामित किया गया। राज्य सरकार के द्वारा किए गए इन दायित्व बंटवारे के बाद कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य के विकास कार्यों को और सशक्त किया जाएगा और सभी नियुक्त पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देकर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक नई नियुक्तियों से उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये दायित्व बंटवारा सरकार की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, जिससे अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके। तो वहीं विपक्षी दल बांटे गए दायित्वों को लेकर धामी सरकार पर कम समय और जनता के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार के द्वारा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का सिलसिला तेज हो गया है। हाल के दिनों में शासन की ओर से जारी आदेशों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विभिन्न आयोगों, बोर्डों और सलाहकार परिषदों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। इस बार करीब 15 से 20 नेताओं को अलग अलग संस्थाओं में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगे भी दायित्व बंटवारे को लेकर नई सूची निकल सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार दायित्व भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मिलेंगे, नहीं तो सरकार कांग्रेस से गए लोगों को ही महत्व दे रही है। कल तक प्रश्न दायित्वधारी नहीं बन रहे हैं, कब बनेंगे? एक सूची नहीं, ये चौथी सूची आ गई है दायित्वधारियों की और धीरे धीरे सब विचार चल रहा है और भी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके योग्य हैं, उनको समय पर सरकार में दायित्व मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। कि अगर वो पद पहले से हैं, इस प्रकार के पद पहले बांटे जाने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं बांटे, इनको पूछा जाना चाहिए। और जो बांटे जा रहे हैं उनमें अभी पता नहीं चला है कि मैंने उसको अभी देखा नहीं है कि किसको बांटे, क्या बांटे। मैं बहुत दिनों से पहाड़ के दौरे पे हूँ, लेकिन निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि सही पद बटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उन पदों का लाभ मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वहां तो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी हैं उनके पहले के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए। गौरतलब है कि लंबे समय से कई नेता दायित्व मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह का योगदान देते हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव आने से पहले कम समय के लिए बांटे गए दायित्व सिर्फ भाजपा का चुनावी एजेंडा है, ताकि अपने लोग खुश हों और जनता के पैसे की बर्बादी न हो। अब दायित्व बंटवारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी तेजी से चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अतिरिक्त भार तो मुझे लगता है कि नहीं पड़ता यदि ये समय पर बांट दिए जाते। आज इनको याद आया है, जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये इन पदों को, इन दायित्वों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होता है, तो उस समय चुनाव इसीलिए होता है, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ताकि उनको दायित्व बांटे जाएं और उनके द्वारा दायित्व बांटे जाएं ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इनसे सवाल तो ये बनता है कि पिछले 4 सालों से ये कर क्या रहे थे? जिन जगहों पे आज दायित्वधारी बिठाए गए हैं, यानी कि वो आज तक जो है वो खाली चल रहा था। अगर प्रदेश के विकास के लिए बांटे गए हैं, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बांटे गए हैं, सरकार पर दबाव बनाने तो अच्छी बात है। और पद बांटे गए अपने में रहेंगे और जनता को कुछ लाभ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उसका। ये तो अपने आप को संतुष्ट करना हुआ, अपने आप की गरिमा, व्यक्तिगत लोगों की इमेज बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तो उनको तो बढ़ चढ़ कर इससे जनता की समस्या समाधान करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पद बांट रहे हैं, पद बांटने से आम जनता को क्या लाभ है? आप कुछ भी करें ना करें, जब पार्टी आपके सत्ता में है, पद बांटे न बांटे, तो प्रक्रिया वर्कर का अधिकार होता है, उसके पास सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको काम करने की दिशा में कोई काम किस क्षेत्र में नहीं रहना। मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके से बयान देने का काम करते हैं, वो अपनी जब उनकी सरकार थी वो इतिहास देखने का काम नहीं करते। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 370 से ऊपर यानी कि 400 के लगभग लाल बत्तियां बांटने का काम स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने किया। तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के मुंह में शायद दही जमी थी, तब नहीं बोल पाए कुछ भी कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। 2012 में एक बार फिर 3 दिन पहले जब 2017 में चुनाव विधानसभा की घोषणा होने वाली थी, उससे 1 हफ्ता पहले कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को दायित्व देने का काम किया है। उत्तराखंड की राजनीति में दायित्वों का विषय नया नहीं है। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार के दौरान भी इस तरह की नियुक्तियां काफी चर्चा में रही थी। उस समय नारायण दत्त तिवारी की नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगा था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दायित्व बांटे गए। उस दौर में कहा गया कि तिवारी सरकार ने 200 से अधिक नेताओं को विभिन्न पदों पर दायित्व दिया था। हालांकि बाद में सालों में सरकारें बड़े पैमाने पर दायित्व बांटने से बचती रही है। इसके पीछे राजनीतिक आलोचना और वित्तीय भार जैसे कारण बताए जा रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में दायित्वों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कितने नेताओं को दायित्व दिए गए, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दायित्वों की सूची और लंबी हो सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजेंद्र चौधरी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। प्रभा जी, इतने कम समय में पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार, उसके बाद अब नई जिम्मेदारियों का पिटारा भी खुल गया है। विपक्ष जो बातें कह रहा है इसे गलत क्यों माने? कौन सी जिम्मेदारियां इतने कम समय में निभाई जा सकती हैं? चुनाव नजदीक आते ही समीकरणों को साधने के लिए, पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए आपने बढ़िया कदम उठाए। इसको बिल्कुल अच्छा, पक्का, मजबूत कदम माना जाएगा। लेकिन क्या ये प्रदेश हित में माना जाए? क्योंकि अगर प्रदेश की चिंता होती तो ये जो कदम आपने अब उठाया शायद बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। सवाल सिर्फ समय को लेकर है। और देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो आज मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के 43वां स्थापना दिवस आज हम लोगों ने मनाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के दर्शक हैं, मैं दूंगी पूरे जो देशवासियों को भी मैं शुभकामनाएं दूंगी। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी हमारी पार्टी बन गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक और हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हैं, तो उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। अब गरिमा जी, मैं आपके प्रश्न का ये जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, जो आपने कहा है कि दायित्वधारी बनी है, निश्चित तौर पर दायित्वधारी बनाना ये एक नियम के अनुसार ही होता है। उसी के अनुसार कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाते हैं और हर बार सरकार में उनको दायित्व दिया जाता है। और ये दायित्वधारी वो सब लोग होते हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में एक अनुभव होता है और उनका मेन जो बनाने का होता है कि जो सरकार की योजनाएं अभी तक चल रही हैं, हम तो ये करें चल ही रही हैं, उनको और तेज गति माध्यम से विकास कार्यों को जनता तक ले जाना। और जिस प्रकार हमारी पार्टी का ध्येय है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर भी बैठा व्यक्ति हो, कहीं वो उन लाभ से वंचित ना रह जाए, उस तक भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, तो ये सब अनुभवी लोग जिनको दिया गया है दायित्व, वो वहां तक ये सब काम करने का
काम करेंगे, क्योंकि उनकी समाज में भी एक अच्छी पकड़ होती है और वो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और कई वर्षों से पार्टी के लिए काम करते आए हैं, तो एक किस्म से उनका सम्मान भी है और हमारे कार्यकर्ता के लिए मैं कहूंगी एक किस्म से समाज में उनको जोड़ने का, और जिस प्रकार से उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से वो जुड़े हुए रहते हैं, तो उन सबको लाभ पहुंचाने का वो काम करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर जनता के हित के लिए उठाया हुआ कदम है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे दायित्वधारी बने हैं वो अभी एक साथ हमने घोषणा करी है। आपने देखा होगा, सभी को पता है कि पिछले साल भी बने थे कुछ, उससे पहले भी बने थे, और ये नहीं है कि, और जहां तक रही विपक्ष के प्रश्न में सुन रही थी कि बोझ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वो कार्यकर्ता है कि वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। अगर इतने साल हो गए तो आज ये कह रहे हैं कि बोझ बढ़ेगा, तो इसका मतलब तो हमने तो पैसा बचाया है। इतने साल हमारी पार्टी को हो गए हैं, हमने तो इतने जो 4 साल का अभी तक पूर्ण हो चुका है कार्यकाल, हमने कोई दायित्वधारी नहीं बनाई, तो हमने तो पैसा बचाया है ना। तो ये कह रहे हैं आप पैसा लगा रही हैं आप, तो देखिए हमने तो वो सब पैसा भी बचाया क्या है। बात कर रही हैं आप प्रभा जी क्षेत्र में, इसलिए हमने प्रभा जी ये पैसा बचाने की बात कैसे आ गई? आप पैसा खर्च करिए, प्रदेश हित में आप पैसा खर्च करिए, लेकिन सही समय पर। ठीक है, इस पर हम राजेंद्र जी से और विस्तार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को आजमगढ़ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, पहले वो सुन लेता है। कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था के आज के इस चीलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सेनिल राजभर जी, इसी माटी के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम सूरत राजभर जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह रिसू जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, जिला अध्यक्ष लालगंज श्री विनोद राजभर जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, एनडीडीबी के एमडी डेयरी सर्विसेज श्री सीपी देवानंद जी, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री अरविंद जायसवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री अजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई सभी यहां की महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनें, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ग्राम मिरिया रेड्डा में
जो विकास खंड बिलरियागंज में है। मुझे यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं। मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य है। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है, और एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। विकसित भारत के लिए इस प्रकार के प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री साहनी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों को और गौपालकों को मिले, और यहां से जो दूध यहां पे कलेक्ट होता है इसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ का अपना महत्व है। और बहनों और भाइयों, आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है, और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं, और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से यही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे हुए तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। आजमगढ़ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख करेंगे जल्दी से। राजेंद्र जी, माफी थोड़ा देरी से आना हुआ आपके पास, लेकिन राजेंद्र जी अभी प्रभा जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम तो पैसे बचा रहे थे। इस तर्क से मुझे थोड़ा मैं आहत हुई कि आखिर ऐसा पैसा बचाना किस काम का जो प्रदेश हित में ही हमारे काम ना हो पाए। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो आपने पिटारा खोल दिया है। गरिमा, ये सरकार 9 साल तक अब 10वें साल में प्रवेश कर गई। इसे बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं थी। अंतिम समय में जब कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि बढ़ गई तो इसे अपने बेरोजगार नेताओं की चिंता आई। पहले क्यों नहीं बनाए ये? अगर आपको गवर्नेंस अच्छी करनी थी। आप 9-10 महीने चुनाव के रह गए, ये लोग क्या करेंगे? 9 महीने रह गए, आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। ये जो नए मंत्री आपने 3-4 जोड़े हैं, ये क्या पहाड़ पलट देंगे? और क्या 10 साल की ये सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने जा रही है इस बार, या फिर हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान, कब्र, पीर, इनके आधार पर वोट मांगेगी? क्या इन नियुक्तियों से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर कुछ कंट्रोल होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात गरिमा, पिछले दिनों इनका जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चले, जिसमें सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की थी। भीड़ लाना, कार्यक्रम कराना, पार्टी की योजनाओं को, सरकार की परियोजनाओं को जनता तक पहुंचाना और भाषण देना। कार्यकर्ता तो इन्होंने फ्री छोड़ दिए। आज अगर इस महीने में, अप्रैल के महीने में चुनाव हो जाए तो ये दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी भाजपा की सरकार जो फिलहाल है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। राज्य में बहुत ज्यादा बेरोजगारी, पलायन है। पुलिस प्रशासन का जो इकबाल है, जो प्रभाव होता है, वो खत्म हो गया। उसका कारण भी है कि इन्होंने पुलिस में भर्ती ही नहीं की। आज बहुत ज्यादा 70% शॉर्टेज है पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की और आरक्षियों की, सिपाही की। ऐसे ही हालात, स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, नए टीचर्स की भर्ती नहीं करी, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया कि वो स्कूल में जाए, और बहाना बना दिया कि साहब स्कूल में बच्चे कम है। सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार का 1 पॉइंट प्रोग्राम है पैसे बनाना, हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ना, और उत्तराखंड जैसे राज्य में भी ये आखिरी समय में बिहार की तर्ज पे महिलाओं के खाते में पैसे डाल लेंगे, अदरवाइज इनका सरवाइव होना मुश्किल है। ठीक है, यानी एक लालच देकर जनता को हर बार भुगलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। मुझे लगता है राजेंद्र जी, अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए तो कम से कम इन सारी चीजों से ज्ञात रह सकती है आम जनता, और वोटिंग से पहले ये सारी चीजें अगर दिमाग में रहेंगी तो शायद अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। हम लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर, इसे पिटारा माने या थोड़ा अलग भाषा में कहें तो लॉलीपॉप है उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे एक बड़ी जिम्मेदारी का, क्योंकि इसके पहले मंत्रिमंडल में भी जब विस्तार हुआ तो वो कुछ ऐसा ही दिख रहा था कि जैसे सभी चीज़ों को समझाने के लिए, सभी चीज़ों को साधने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि इतनी देरी से उठाया गया, और अब चुनाव से इतने नज़दीक आने के बाद दायित्व सौंपना
ये किस चीज के लिए सौंपे गए हैं, इनसे कितना लाभ लोगों को होगा, प्रदेश को होगा? बहुत सही सवाल आपने किया है। जनता भी समझ रही है, आम जनमानस के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ट्रेंड क्या है। इनकी पहली प्राथमिकता अपनी पार्टी है, दूसरी कार्यकर्ता है, और जनता इनके नज़रों में तीसरे नंबर पर आती है। अब जनता पर प्रभाव डालना है तो सरकारी पैसों से कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री बना दिया गया है। पिछले टर्म में भी ऐसा ही हुआ था, और ये तमाम लोग 2 से 2.5 लाख रुपए महीना खर्च करके गांव-गांव घूमकर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। कहीं कहेंगे हिंदू खतरे में है, कहीं कहेंगे डेमोग्राफिक चेंज हो गई है, और पूरे राज्य में अराजकता का माहौल खड़ा करके ये जनता के वोट पर डाका डालने का प्रयास करेंगे। ये भाजपा का ट्रेंड है। हर चुनाव के टाइम पर भाजपा ऐसा करती रही है। भाजपा को राज्य के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अपना कार्यकर्ता संतोष में रहे, उसको जातीय सरकार में थोड़ा सा लाभ दे दिया जाए ताकि वो इनके लिए वोट गांव-गांव जाके मांग सके। ये भाजपा का ट्रेंड है। सवाल इस बात का खड़ा होता है, मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं अखबारों में, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन 4-4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या विकास के काम किए और अखबार में क्या छप रहा है। देखिए, अखबार में आ रहा है धाकड़ धामी, मगर छठे पेज के छोटी सी विज्ञप्ति छप रही है कि स्मार्ट सिटी घोटालों की भेंट चढ़ा। तो ये धाकड़ धामी किस बात के हुए? अभी विधानसभा सत्र में कैग की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पोल खोल के रख दी। चाहे वो नमामि गंगे का मामला हो, चाहे हर योजना में घोटाले कैग की रिपोर्ट में आए। अखबारों में केवल एक ही चला कि वहां पर कांग्रेस ने ऐसा कहा और सरकार धाकड़ काम किया। ये जो झूठ परोसा जा रहा है जनता के सामने, अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये आकंठ भ्रष्ट और बेईमान लोग सत्ता में बैठ गए। जब जब इनको जवाब जनता को देना होता है तब तब ये उन्मादी बातें करते हैं। अगर उत्तराखंड को विकास से जोड़ने की बात होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, धाकड़ धामी की ये सरकार 5 साल का पूरा कार्यकाल में क्या उत्तराखंड को दिया बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यूसीसी लागू करके इन्होंने सनातन पर जो पलीता लगाना था, अब ये बोल नहीं पा रहे हैं कि हमने यूसीसी लागू करके क्यों सनातन धर्म पर पलीता लगाया। इन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम के बाद जैसे ही स्वर्ण बनाम दलित का झगड़ा कराने के लिए यूजीसी लागू करा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वरना तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 125 करोड़ का देशवासियों का सेवक हूं, वो कहने लगे मैं तेली हूं, मैं तो तेली हूं। कहने का मतलब है राजनीति में वोट के लिए कितना गिर सकते हैं। यदि उसकी प्रकाष्ठा देखनी है तो उत्तराखंड में आकर देख लीजिए। जाती हुई सरकार में मंत्रियों को पद बांटना, राज्य मंत्री बनाना, ये केवल और केवल अगली 5 साल में फिर शांति प्रसाद जी, आपने जाती हुई सरकार, आपने कहा जाती हुई सरकार, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और दूसरा, फिलहाल कोई आती हुई सरकार नजर नहीं आ रही ना, इसलिए शायद मजबूती के साथ वो खड़े हैं। देखिए गरिमा जी, आपने बहुत सही बात करी। हम यही तो कह रहे हैं कि एक तो टीवी चैनल है, दूसरा भाजपा की सरकार। ये 47 तक क्लियर रहता है कि यही रहेंगे, बाकी लोकतंत्र में कुछ नहीं होगा। होगा क्या? ये ईवीएम और वोट चोरी के माध्यम से जिस तरीके से सत्ता के नजदीक बैठे हैं, अब इसका पिटारा भी खुल चुका है। चलिए, बहुत ठीक है। नहीं तो आम जनता, फिर तो हम लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने कि अगर पिटारा भी खुल चुका है, सब जान भी चुके हैं, उसके बावजूद अगर उनको उन पर विश्वास मत आ रहा है तो उस पर सवाल उठाना, मुझे लगता है फिर वो बहुत बड़ी बात हो गई और कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं इस विषय पर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर आप ट्रेंड देख लीजिए 2014 से पहले, ऐसा तो है नहीं कि इनके आने के बाद मीडिया स्थापित हो गया। आपने कहा टीवी चैनल, इनके आने के बाद थोड़ी मीडिया बना है। मीडिया तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं था,
तो क्या मान लें कि गरिमा जी, आपके लिए मीडिया नहीं था क्या? तब मीडिया में खबरें नहीं आती थी? गरिमा जी, जो मैं कह रहा हूं उसको बात को समझिए। 2014 से पहले यदि किसी सरकार के ऊपर आरोप लगता था तो सरकार गिर जाती थी। कांग्रेस पर बोफोर्स का आरोप लगा तो पूरी कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। ठीक है। शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली से उखड़ के बाहर चली गई। मगर ये भाजपा के दौर में ये कैसा लोकतंत्र आ गया कि इन पे बलात्कारी, इन पे डकैत, मगर इनकी सरकार नहीं गिर रही और बम्पर वोट से जीत के आ रहे हैं। तो क्या इस देश के अंदर बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को वर्तमान की जनता जो है अपने सिर पे बैठा रही है? ये मैं मान नहीं सकता। बिल्कुल, ये बड़ा गलत, ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये टाइमिंग को लेकर बीजेपी के कामों पर हमेशा से ही सवाल उठे हैं, चाहे वो चुनाव पहले कराने की देरी हो या मंत्रिमंडल में लोगों को जिम्मेदारी देने की देरी हो और अब नया पिटारा खोलने की बात। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले से शुरू कर देती है, ये सभी जानते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ये नाम देना कितना ठीक है? देखिए गरिमा, बहुत सारी चीजें मेरे मित्रों ने बोल दी है जो पैनल में बैठे हैं और सवाल भी उठाए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठाना अपने आप को आईना दिखाना है कि हम कहीं ना कहीं उस पैमाने पर जनता की खरे नहीं उतर पाए जो उनको लाभ मिला है। और ये देखिए, ये लगातार चल रहा है इस उत्तराखंड में। अगर आप पहले चुनाव से देखें, 2002 से जब कांग्रेस की सरकार आई, तो बावजूद हरीश रावत के लाख प्रयत्न के भी हाईकमान ने नारायण दत्त तिवारी को यहां मुख्यमंत्री बना के भेजा। उसका एक कारण था कि नारायण दत्त तिवारी अनुभवी नेता थे और नारायण दत्त तिवारी ने सालों तक कांग्रेस की राजनीति की थी, भले बीच में कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस तिवारी बनाई हो, लेकिन उसके बाद वो स्थिति रही। 2007 में भाजपा की सरकार आई, 12 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, और उसके बाद 16 में जो इस प्रदेश में हुआ वो ध्यान देने वाली बात है कि क्यों कांग्रेस के, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को मनन करना चाहिए कि कांग्रेस के क्यों 9 लोगों ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए, ये सबके सामने। और जब 17 में भाजपा की सरकार बनी और 17 से आज तक भाजपा की सरकार चल रही है, लगभग 9 साल हो गए पूरे। अब उसमें हम ये बात अलग है कि त्रिवेंद्र रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर धामी, और पुष्कर धामी को नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य भी मिल गया, 4 साल इस सरकार में और 6 महीने उस सरकार में। अगर आप देखें तो देखिए, जनता का निर्णय सबसे अहम होता है लोकतंत्र में, और जनता लगातार, अगर आप 10 सालों से देखें, चाहे उससे पहले आप अगर आप देख लें, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, 3 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, उसके अलावा जिला पंचायत चुनाव, हम पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखें, नगर निकायों के चुनाव देखें, तो आखिर जनता ने किसी कारण तो भाजपा के पक्ष में अपना मत दिया है। उसके कुछ कारण होंगे, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर मनन करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता उन्होंने मीडिया भी खरीद दिया और सब खरीद लिए, ये कहना मेरे को जहां तक मुझे उचित नहीं लगता। अरुण जी, एक सवाल ये भी है कि नहीं लगता कि उस पर मनन करने के बजाय ऐसा लगता है कि नए कारण तैयार रहते हैं पेश करने के लिए कि इन कारणों से वो जीत रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि अब जनता जान चुकी है, हर बार हर चुनाव से पहले ये, जैसे अभी शांति प्रसाद जी ने कहा जाती हुई सरकार, वो विपक्षी हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक शब्द है ये, लेकिन मैंने वही बात कही ना, कोई आती हुई भी तो नजर आनी चाहिए। क्या कांग्रेस को हम ये मान ले कि मजबूत हो गई अभी फिलहाल उत्तराखंड में? अगर गरिमा पिछले 12-13 दिन का अगर घटनाक्रम देखो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत होने की बजाय और कमजोर हुई है। इस पर राजेंद्र जी से हम जवाब लेंगे इस पर। हाँ,
किस तरह झगड़ा चल रहा है आपस में। ये देखिए, कहना अलग होता है कि हम सब एक है, एक सूत्र में बंधे हुए, ये कहने वाली बात है, लेकिन जो जनता को दिख रहा है वो तो सामने दिख रहा है कि हरीश रावत को भवन में है और बाकी उनके सिपाही सालार और दूसरे जो त्रिगुट है, कांग्रेस में जो नया त्रिगुट बना है, वो उनके बीच में तलवारें खींची हुई। ये तो सामने दिख रहा है ना, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक जनता ये विश्वास नहीं करेगी कि आप उनको मजबूत विकल्प दे सकते हो, तब तक आप जीत नहीं सकते। ठीक है। और भाजपा की जीत का सबसे बड़ा राज यही है कि वो एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, पहले आपको सुनेंगे, फिर उसके बाद प्रभा जी आपके पास आएंगे। राजेंद्र जी, मजबूत विकल्प क्यों नहीं बनकर तैयार हो रहा? लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ये उसकी खूबसूरती और बहुत अच्छा होता है। हम भी ये चाहते हैं कि हर जगह पर, कहीं पर भी चुनाव हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से एक ही समस्या, अगर हम लंबे वक्त से देखें, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद से पार्टी में जो भी गिरावट आई, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले सबसे बड़ा कारण उसका अंतर्कलह देखने को मिलती आई है। उस पर काम क्यों नहीं किया गया? आप ही नहीं, आप तो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है, लेकिन हर एक प्रवक्ता जब भी टीवी पर बैठता है, इस बात को ऐसा लगता है स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि ये है। कई बार करते भी हैं तो उसके ठीक होने की बातें की जाती हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर आप इन बातों से बच सकते हैं क्या? आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो मुझे लगता है छुपता तो कुछ भी नहीं है। गरिमा, आपने ब्रेक से जाने से पहले कहा था कि कांग्रेस अपने विपक्ष का दायित्व नहीं निभा रही, मजबूत विपक्ष का। मेरा कहना यह है कि जब सदन जो है, जो 15 से 25 दिन चलना चाहिए, वो 3 दिन चलेगा। जनता की समस्याओं पे कोई चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी। कई बार सदन चलता है तो फिर विपक्षी जो है वहां पर बिस्तरा लगा लेते हैं, ये भी हमने देखा है। तो कैसे चलने दिया जाएगा? आपने एक बार आपने मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आपने क्योंकि वो बात कही इसलिए मुझे टोकना पड़ा, मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूँ। आपने कहा 20 से 25 दिन वाला 3 दिन चला, लेकिन जो लंबा चल रहा था उसमें तो फिर बिस्तर बिछा लिया गया था। मैं आपके टोकने से वो प्रकरण मुझे स्मरण में आ गया, वरना मैं भूल गया था। ठीक है। क्या पिछले 10 सालों में कोई सदन 10 दिन चला है? मैं यहाँ और भी वरिष्ठ साथी बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। दूसरी चीज क्या है, अभी हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि जो बहुत छोटी खबर छपी कि स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्या वो प्रमुख पेज पे नहीं आनी चाहिए थी? क्या वो प्रमुखता से नहीं छपनी चाहिए थी? इस वर्तमान सरकार को, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, इसे 2 जगह प्रोटेक्शन मिल रही है, 3 जगह। नंबर 1, मीडिया। देखो, मीडिया बस यही मैं बिल्कुल सुनने के लिए इंतजार कर रही थी ये बात। आप सुनिए, मीडिया का दायित्व है ईमानदारी से लोगों को खबरें देना, सरकार की नीतियों में, कार्यशैली में जो कमजोरियां हैं उन्हें उजागर करना। सरकारी संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, उन्हें ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना। यहाँ तक कि अभी जो हालात हैं उनमें कोर्ट का भी जो रुक रहा है वो राज्य सरकारों के। आपने लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर एक साथ जो तीर मारा ना, अगर ये सब आपके समय पे भी थे, और जो बीजेपी है, सुनिए एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ये जो आपके विपक्ष हुए बीजेपी, इनका कहना है कि ये सब नए नहीं है, आपके समय में भी थे, और आप ये सारे आरोप इसलिए लगाते क्योंकि शायद आप अपने समय पर ये करते रहे होंगे। आपको ज्ञात है कि किन किन कारणों का, किन किन लूपहोल्स का इस्तेमाल हो सकता है। एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना आपके समय पर नहीं थे क्या? आपके समय पर नहीं थे तो हम मान लें कि जब आप जीतते थे तो ऐसा ही होता था। और अभी केंद्र में एनडीए की सरकार के बाद क्या किसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी? वहां ईवीएम नहीं था क्या सरकार के पास, एनडीए के पास? वहां चुनाव आयोग नहीं था क्या? मैं गरिमा, यहाँ वरिष्ठ साथी बैठे हैं, अरुण शर्मा जी, उन्हें स्मरण होगा, मैं पीछे से लाता हूँ। 75 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंदिरा जी के खिलाफ जम के छापा लिखा। 86, 87 में, चाहे वो इमरजेंसी का दौर था गरिमा जी, ये तो पूछ लीजिए क्या हालत देश में हो गई थी, वो हालत भी तो देखिए ना आप। ठीक है प्रभा जी, मैं आती हूँ, इसके बाद आपके पास आती हूँ।
प्रभा जी, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ, जल्दी से राजेंद्र जी को हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ 687 में ठीक है। बॉफर्स के मसले पे टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, अमर उजाला जो उस समय नया नया उभरा था, दैनिक जागरण, उन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ लिखा। फिर 2013 को देखिए आप, 2013 में जितने भी झूठे आरोप लगे, चाहे कैग के रहे हो, चाहे राजनीतिक आरोप रहे हो, चाहे शीला दीक्षित जी पे रहे हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के रहे, 2G रहे, कोल स्कैम रहे, सबको तमाम मीडिया ने प्रमुखता से छापा। ठीक है, यानी ठीक है, आप मीडिया पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड देखो गरिमा, के न्यूज आपका अच्छा चैनल है, आप ईमानदारी से खबरें दिखाते हैं। ये मैं आज तभी तो छापा। ठीक है हम ठीक है राजेंद्र, जल्दी से थोड़ा कंप्लीट कीजिए और मेहमानों को भी जोड़ना है। प्रभा जी मैं आती हूँ, प्लीज बीच में मत टोके। राजेंद्र जी आप भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जितना भ्रष्टाचार गरिमा अब है, मैंने पिछले 36 बरस के राजनीतिक जीवन में और अपनी इस आयु में मैंने इतना भ्रष्टाचार ना देखा, ना सुना, ना कल्पना की। चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस बात से सहमत है, लेकिन हिम्मत नहीं है बोल दे। और भाजपा में भी मेरे अक्रॉस द लाइन बहुत दोस्त हैं, उनका भी कहना यही है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो बोलेगा उसके घर बुलडोजर आए। न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सबको तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। शर्मा जी को तो पता, हंस रहे, हम किस पर विश्वास करें? चलिए ठीक है, ये मजबूत बनाते हैं देश को। बीजेपी की प्रवक्ता प्रभा जी हैं। प्रभा जी मैम क्या कहना चाहेंगे? आरोप बहुत गंभीर और बहुत सारे लग गए। गरिमा जी देखिए, आरोप बेबुनियाद हैं, और देखिए जो ये बार बार मीडिया के लिए कह रहे हैं, तो आप हम इनसे प्रश्न करते हैं, क्या कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था? क्या अगर उस समय ये घोटाले उठाए गए थे तो क्या ये बाद में जब इनकी तहकीकात हुई तो वो गलत साबित हुए? ये बताइए ना। ये उसके बाद सबको पता है चारा घोटाला देश में इनके राज्य में हुआ, क्या वो झूठा है? लालू जी आज भी जेल में है, क्या वो झूठा है? और नेशनल हेराल्ड केस में जो इनका गांधी परिवार है, जिसके ये सब लोग, मैं क्या शब्द बोलूं, वो सब ये लोग उनकी चमचागिरी करते हैं, तो क्यों क्या वो पूरा परिवार जमानत पे आ जाओ? नेशनल हेराल्ड एक अखबार ही था ना, आप मीडिया की बातें कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड क्या था? वो अखबार था। चलिए उस पर बात मत कीजिए, आप लोग मुद्दे पर आइए, आप लोग प्रदेश के मुद्दे पर आइए। हम इन सारे आरोपों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी आरोप लगाते रहते हैं। चलिए नहीं, अब मैं यही कह नहीं, ये लोग मुद्दे की बात कहाँ कर रहे हैं? जो हमारा मुद्दा है उस पे तो ये गए नहीं। फिर इन लोगों ने प्रभा जी आप इस दायित्व बंटवारे के मुद्दे पर आइए। दायित्व बंटवारे के मुद्दे को लेकर आपने काम पैसे बचा रहे थे, सबने आरोप लगाया कि आपने अपने निजी हित के लिए काम किया, पार्टी को लेकर ये बड़ी बातें कही, उस पर जवाब दीजिए। गरिमा जी, हमने जो विकास राज्य में किया है, हमारी सरकार राज्य में है, निश्चित तौर पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। हम नहीं घबरा रही हैं। हम ये झूठे वादे ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने काम किया है 4 वर्षों में। उससे पहले भी हमारी सरकार रही है। आज अगर हमने सरकारी नौकरी देने का काम, जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 30,000 से ज्यादा युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। राजेंद्र जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। का काम हमने किया है। आज 1 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है, और हाउस ऑफ हिमालयाज में जो हमारी बहनें हैं, जो घरेलू सामान बनाती हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, यहाँ का मैं कहूंगी लोकल उत्पादन कर रही हूँ, उनको एक हमने मैं ये कहूंगी कि ब्रांड बना दिया है, और वो ग्लोबल डिमांड उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन लोगों ने क्या करा? हम तो कह रही हैं हमने दायित्वधारी बनाई है, बिल्कुल बनाई है, उनका अनुभव हम लोग ले रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। और इन लोगों के पास क्या है आज? अगर चलो मैं ज्यादा दूर बोलने को बहुत है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गरिमा जी आप बात कर लो, इनके हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अभी जो हमारे वरुण शर्मा जी ने सही कहा, वो 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर है। क्यों है? वो खुद ट्विटर पर और उसमें सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि हमारे आदमियों को नहीं लिया गया, और ये जो बाकी लोग हैं उनको पूछ नहीं रहे हैं, और उनके जो फॉलोअर है, इनकी पार्टी के जो अभी विधायक हैं, वो तमाम विधायक कह रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो हम सब सामूहिक इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। तो अब आप सोचिए इनकी स्थिति क्या है उत्तराखंड में। इनके जो 5 रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष जो ये अपने आप को बोलते हैं, क्या वो भी एक है?
कार्यकर्ताओं का इतना मनोबल आज टूट चुका है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड में, कि मुझे लगता है कि वो इतने हताश और निराश हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत, हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो राज्य के लिए, हमारी सरकार है, हम तो कार्य जो योजनाएं चल रही हैं जन कल्याण की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें हम बात कर ले, किसी भी सेक्टर में चले जाए, वो हमारा काम है, निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। पर्यटन को बढ़ावा देना हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए, हम तो हर क्षेत्र को देख रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कौन से विपक्ष का काम है? इनका अपना घर तो काम करे। संगठन आज प्रदेश में 7-8 साल इनके प्रदेश अध्यक्ष बदलते गए, लेकिन आज तक इनकी कार्यकारिणी में मात्र 12 लोग नहीं जुड़ पाए। क्यों भाई? क्या आपके पास कोई लोग नहीं है? कहाँ नहीं, आने जाने का सिलसिला चुनाव से पहले आपकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों ने आपकी पार्टी का दामन छोड़ा। ये बहुत छोटी बात है मैडम, आप ही की पार्टी के जाने कितने प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आए हुए हैं, आधी कांग्रेस तो बीजेपी में है। कहाँ गए आज? आपका संगठन कहाँ है? ठीक है, चलिए ठीक है राजेंद्र जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अब हम शांति जी को सुनेंगे पहले। गरिमा, ये जो नियुक्तियां हुई हैं दायित्वधारियों की, अगर इनकी ईमानदारी से जांच हो जाए ना, तो इनमें भी भ्रष्टाचार निकल जाएगा। ठीक है, उसका इंतजार करेंगे। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी मैं एक चीज, बस एक लास्ट लाइन, यूकेडी के भी प्रवक्ता जो बैठे हैं भाई, वो बोल रहे थे, उनका बार बार यही रहता है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इन्होंने क्या किया, जब ये लोग भी तो सत्ता के लालच में आ चुके हैं। आज यूकेडी, इनके मुद्दे केवल क्या करते हैं? वो राजनीतिक दल है तो सत्ता के लालच में क्यों नहीं होंगे? राजनीतिक दलों का क्या है? राजनीतिक दल अगर कोई है तो क्या माना जाए? वो लोकतंत्र में उतरा है चुनाव लड़ने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, उसको सत्ता का लालच थोड़ी कहेंगे मैम। आप किस लिए बैठी हैं? चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी ठीक है मैम। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्या यूकेडी को हम मजबूत मान लें, आती हुई पार्टी मान लें, या कांग्रेस की अंतरकलह वाली बात पर भी अगर हम चले जाएं? अभी आपने देखा पिछले 15 दिनों में अरुण जी ने कहा कि क्या स्थिति हुई है, जो सार्वजनिक रूप से सामने आया हम उस पर बात कर रहे हैं, इंटरनल हमको बात ही नहीं करनी, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जो बातें आएंगी उस पर बात करना कैसे आखिर बच सकते हैं? तो किसको मजबूत माने? हमने मान लिया बीजेपी को जाती हुई सरकार, लेकिन बाकी देखिए एक दल बुनियादी मुद्दों पर बुरी कदर हार रही है, तो क्या आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है? आपके गांव विकास से दूर हैं, आपकी राजधानी तय नहीं हो रही है, जिन्हें आप जनप्रतिनिधि बता रहे हो वो सारे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पे प्रसव हो रहा है, गांव के गांव अवसाद में चले गए। ये सारी चीजें हैं, केवल यूकेडी ही तो बोल रही है। अब आप देख लीजिए राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस का हाल देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनने की स्थिति में हमेशा रहा है, मगर क्या बताइए, अब हरीश रावत को जाती हुई सरकार में ये मौन व्रत रखने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि मेरी बेटी को टिकट दे दो, मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरी बीवी को टिकट दे दो, मुझे भी जिता दो। ये जो मानसिकता है, इसने हालात इतने खराब कर दिए कि कोई हरक सिंह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो हरक सिंह जो है हरीश रावत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब इनकी राजनीतिक ठकुराई कहाँ चलेगी? अभी आपस में सर फुटबॉल कर रहे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टियों में अगर ऐसे अंदरूनी कलह बाहर निकल कर आएंगे तो इसका लाभ उनको मिलेगा जो राज्य के लुटेरे हैं। परिणाम आपके सामने है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली में जो कमियां हैं, अगर अखबार उनको प्रमुखता से उठा दे, सरकार आज गिर जाएगी, मगर क्या करें, मैनेज करके चल रहे हैं। वो तो सौभाग्य है कि आप जैसे चैनल हैं, हूबहू जनता के बीच में आवाज को आप दिखा रहे हो, तो थोड़ा बहुत यूकेडी भी आपको दिख रही है संघर्ष की ओर, वरना इनका बस चले ये तो सबको जेल डाल दें। इनकी तो हालत इतने खराब हैं कि आज तुम किसी बोल दो धामी जी के लिए, सुबह पुलिस का ठप्पा आ जाता है कि आपको जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। ये सरकार डरी हुई है, ये लुटेरी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारी सरकार है, और इनके कार्यप्रणाली से पूरा उत्तराखंड त्राइमाम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गाय बगाए किसी कौन अखबार में छप भी रहा है, चलिए की रिपोर्ट भी कह रही है। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से अरुण शर्मा जी का एक लास्ट रिएक्शन लेते हैं सर, बहुत कम समय, प्लीज। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। ठीक है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य। अभी हाँ गरिमा, शांति भाई ने फिर घुमा फिरा के आरोप लगा दिया
मैं ये पूछना चाहता हूँ, शांति भाई यूकेडी से बैठे हैं या राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस से बैठे हैं, ये कांग्रेस और यूकेडी अगर कोई बयान देती है, आप इनको तो छोड़ दीजिए, वो जो कल की पार्टी है वो स्वाभिमान मोर्चा, वो भी अगर कोई बयान देती है तो क्या वो छपता नहीं, क्या वो दिखता नहीं मीडिया के अंदर? तो आप एक तरफा क्यों? निश्चित तौर पर नहीं, छोटा बड़ा का सवाल नहीं है, छपता है। हाँ। अब वो आपका मैनेजमेंट है कि आप कैसे छपवाते हैं, लेकिन छपता है, इग्नोर नहीं करता मीडिया किसी को। और ये देखिए, केवल ये नहीं है, आप ये देखिए कि जो सरकार की अगर कैग की रिपोर्ट के बारे में बोला तो मीडिया ने छापा ना, मीडिया ने दिखाया। आपको विपक्षी पार्टियों को कोई सपना तो नहीं आना था कि कैग ने ऐसे बोला, या विपक्षी लोग। ठीक है शांति प्रसाद जी, थोड़ा सा प्रस्तुत की जाती है। नहीं, चर्चा जब अगले सत्र में होती है, उस सत्र में नहीं होती। आप संसदीय परंपराओं का ज्ञान रखिए। नहीं, संसदीय वो अगले सत्र में होती है, उस सत्र में केवल टेबल होती है, और टेबल होने के बाद विपक्षी विधायक ने खुल के बोला है, तो क्या उनको मीडिया ने नहीं दिखाया? क्या उनको मीडिया ने नहीं छापा? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये नहीं, कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप नहीं, शांति भाई बहस को गलत दिशा में मत ले जाइए। मैं ये कह रहा हूं, जो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जब आप लोग बयान देते हैं तो मीडिया उसे दिखाता है और छापता है। चलिए, छोटे बड़े का सवाल क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, आज अगर बीजेपी को मंच मिला है तो ऐसा तो नहीं कि यूकेडी को मंच नहीं मिला या कांग्रेस पार्टी को मंच नहीं मिला। आप अपनी बात रखिए, आप जनता के बीच उसी जैसे पहले पहुंच सकते थे वैसे आज भी पहुंच सकते हैं। सर, वो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में लेकर बैठ गए। राष्ट्रीय आसाम के चुनाव पर यहाँ चर्चा थोड़ी होगी। एग्जैक्टली, आसाम के चुनाव पर उत्तराखंड में चर्चा थोड़ी होगी, बंगाल के चुनाव में उत्तराखंड में चर्चा थोड़ी होगी। अरे महाराज, कैसे नहीं हो रही है, कैसे नहीं हो रहे? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, और बात यह है ना कि जब अपना पक्ष रखना हो तो आपको लगता है हमने बराबर मंच दिया है आप सबको, तो इस बात से ही साफ हो जाता है कि आप सबको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है। चलिए ठीक है, देखिए, अपनी बात आप लोकतंत्र में मजबूती से विपक्ष अपना काम करे, आम जनता तक पहुंचाए, तभी शायद उसके रास्ते खुल सकते हैं। और अगर आप खुद को आती हुई सरकार में देखना चाहते हैं तो उसके लिए उतना ही काम भी करना पड़ेगा। खैर, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 80 नेताओं को नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उससे पहले विपक्षी दल की ओर से सत्ता पक्ष पर बड़े आरोप लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि निजी हित के लिए आने वाले चुनाव की तैयारियों के नजरिए से ये दायित्वधारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, न कि प्रदेश हित के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।